हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गृह विज्ञान में पढ़ेंगे हिसाब रखने से लाभ। इससे पहले कल हम लोग पढ़े थे पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं, एंजिल का नियम, एंजिल के सिद्धांत की आलोचना और बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। आज हम लोग पढ़ेंगे हिसाब रखने से लाभ। हिसाब रखने से अगर हम बजट बनाते हैं और उसका हिसाब रखते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। तो घरेलू हिसाब रखने से इस बात का ज्ञान होता है कि खर्च जो है वो बजट के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। और आगे दिया है कि यदि नौकर, धोबी आदि को कोई अग्रिम राशि दी जाती है, यानी कि इन दोनों को अगर कोई पहले से कोई धन दी जाती है तो उतनी काट कर देने का संस्मरण रहता है, मतलब हमें याद रहता है कि कितना हम दिए हैं। आगे दिया आपका दुकानदार, धोबी आदि को हिसाब पूरा करने पर तथा उसे लिख देने से देने के विषय में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मासिक हिसाब रखने से अगले माह का बजट बनाने में सुविधा होती है। अगर हम मासिक हिसाब रखते हैं तो अगले माह का जब बजट बनाते हैं तो उसमें हमें सुविधा होती है। और हिसाब लिखने की आदत से व्यक्ति में मितव्ययिता की प्रेरणा प्राप्त होती है। और अगला दिया है कि हिसाब रखने से गृहिणी को बचत की प्रेरणा मिलती है। अगर आप हिसाब रखते हैं तो गृहिणी जो बजट बनाती है उसमें बचत भी कर लेती है। और फिर आगे दिया है कि हिसाब न रखने से कितना खर्च हुआ इसका अंदाजा नहीं हो पाता है तथा कभी कभी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है कि अगर हम हिसाब नहीं रखते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा कितना खर्च हुआ है और इससे हम कभी कभी कर्ज भी हमें लेना पड़ता है। आगे दिया है कि हिसाब के आधार पर भविष्य में किसी कार्य में या किसी मद पर कितना खर्च होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे आपके मान लीजिए आप दैनिक हिसाब आप बनाते हैं तो उसमें आपका कितना खर्च होता है, तो अगर आप उसका हिसाब रखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा कितना खर्च हुआ। जैसे बजट बनाने में यह सफलता हमें तभी मिलती है जब गृहिणी हिसाब लिखे। जब गृहिणी हिसाब लिखे तब हमें सफलता मिलती है। और बजट के लिए पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि बजट बनाने में घर में आय व्यय में संतुलन बना रहे। जैसे हम बजट बनाते हैं तो हम ये पहले से अनुमान लगा दें कि हमारा जो आय व्यय है दोनों में संतुलन बना रहे। जैसे हमारी आय जितनी है उसी के अनुसार हमारा व्यय हो। तो दैनिक हिसाब लिखने से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो दैनिक हिसाब करने से हमें यही लाभ होता है कि जो अतिरिक्त व्यय को हम रोक सकते हैं जिससे कि उधार लेने की स्थिति नहीं आती है। और आगे दिया है कि दैनिक व्यय कितना होता है, किस दिनांक को किस मद पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है और उस व्यय को किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। अब आप क्या दिया है कि दैनिक हिसाब लिखने में अपेक्षित सावधानियां, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो व्यय के अनुसार ही व्यय किया जाए, मतलब जितनी हमारी आय है उनके अनुसार ही हमें व्यय करना चाहिए। व्यय आय के अनुसार ही किया जाए, जितनी हमारी आय है उनके अनुसार व्यय हो। तो व्यय का हिसाब लिखते समय दिखावा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा व्यय कम हो और हम लिख दिए ज़्यादा। और हिसाब पूरा रखना चाहिए, किंतु यदि 10-20 पैसे की कमी हो तो उसको अतिरिक्त व्यय में डाल देना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि कितना धन शेष है। दूसरे में सभी मदों को अलग अलग विभाजित करके लिखना चाहिए जिससे कि अनुमानित बजट में मिलान हो सके। इस प्रकार दैनिक हिसाब रखने से हम फिजूल खर्ची का हमें ज्ञान होता है कि हम कितना फिजूल खर्ची किए हैं। इस प्रकार आय व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आगे आपका दिया है दैनिक, मासिक और वार्षिक व्यय का लेखा रखने की विधि। दैनिक, मासिक और वार्षिक व्यय का लेखा रखने की विधि। तो इसमें दिया है कि गृहिणी को प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा किसी साधारण कापी या डायरी में लिखकर प्रत्येक मद अथवा वर्ग के व्यय की गई धनराशि में जोड़ देना चाहिए। फिर प्रत्येक मद के प्रतिदिन के कुल व्यय को मासिक व्यय की तालिका में लिखना चाहिए, जबकि उस मास के सभी दिनों को प्रायः मासिक व्यय तालिका में भर दिया जाता है। तो उस मास में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों को जोड़ने से यह पता चलता है कि उस महीने में कहीं निर्धारित सीमा पे अधिक खर्च तो नहीं हो गया है। यदि किसी माह में अधिक खर्च हो जाता है तो आगामी जो अगला महीना है उसमें सुविधा अनुसार किसी मद पर कम खर्च करके आय व्यय में संतुलन स्थापित कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये जो आय व्यय का संतुलन है वो बना रहता है। इस प्रकार कुछ तालिका के द्वारा भी समझाया गया है कि विभिन्न आय स्तरों के परिवार का अनुमानित बजट
कि सभी परिवारों में एक पति पत्नी, 2 स्कूल जाने वाले बालक और वृद्ध माता पिता होते हैं। उनके अनुसार ये तालिका बनाया गया है कि उनके अनुसार कितना खर्च होता है। अगर किसी व्यक्ति का एक माह में 5,000 आय हो, किसी व्यक्ति का 10,000 और किसी व्यक्ति का 15,000 होता है, तो उनके अनुसार वो भोजन, वस्त्र, आवास, व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब जैसे स्वास्थ्य के साधन, शिक्षा, बचत अन्य व्यय पर वो कितना कितना व्यय करते हैं, उनके अनुसार ये तालिका बनाया हुआ, आप इसको देख लेंगे। आगे आपका दिया है दैनिक हिसाब का विवरण, जैसे मतलब एक दिन के हिसाब का ये पूरा विवरण आपका तालिका के द्वारा समझाया गया है कि एक दिन में व्यक्ति कितना किस पर खर्च करता है, जैसे भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पे, शिक्षा पर, व्यक्तिगत व्यय पे, अन्य व्यय पर व्यक्ति कितना खर्च करता है। उनके अनुसार ये पूरा एक दिन की तालिका बनाई गई है और उसके अनुसार जो व्यक्ति खर्च करता है वो रोज का रोज एक डायरी पर या कॉपी पर उसे किस तरीके से लिखता है। जैसे वो भोजन पे कितना खर्च करता है तो आज जितना खर्च करता है उसे डायरी पे लिखता है, वस्त्र पर कितना खर्च करता है, आवास पे कितना करता है, स्वास्थ्य चिकित्सा पर कितना करता है, शिक्षा पे कितना करता है, व्यक्तिगत व्यय उसे कितना होता है, मनोरंजन पे कितना करता है और घर के अन्य चीजों पे कितना व्यय करता है। तो वो रोज का रोज जो खर्च करता है उसे एक डायरी या कॉपी के द्वारा उसे लिखता है और एक महीने में उसे पूरा जोड़कर ये देखता है कि एक महीने में हमारा कितना खर्च हुआ है। तो एक महीने के हिसाब से वो वार्षिक और अर्धवार्षिक अपना हिसाब रख लेता है। आगे दिया है आपका कि गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए सुझाव। तो मितव्ययिता का वास्तविक अर्थ होता है कि गृहिणी को अपव्यय से बचना मतलब फिजूल खर्ची से बचना, और आदर्श बजट के लिए मितव्ययिता आवश्यक है और मितव्ययिता को कंजूसी नहीं है। जैसे मितव्ययिता आपका कंजूसी नहीं है कि आप उसका बचत करती हैं तो वो आपका कंजूसी हो, तो वो कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचने का साधन है। मितव्ययिता एक बस अपव्यय से फिजूल खर्ची से बचने का एक साधन है। मितव्ययिता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती है बल्कि उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है। मितव्ययिता के लिए वस्तुओं की कीमत की पूर्ण जानकारी, कीमतों की तुलना, विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष की जानकारी तथा उनको कम कीमत पर उपलब्ध होने वाले स्थान की जानकारी आदि आवश्यक होती है। मितव्ययिता के लिए बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में हमें रखना चाहिए। सबसे पहला इसमें यह है कि आवश्यकता अनुसार खरीद। जैसे आवश्यकता अनुसार के बहुत सी ऐसी गृहिणियां होती हैं जो थोक भाव से सामान को खरीद लेती हैं जबकि उनका उतना खर्च एक महीने का नहीं होता है और बाद में क्या होता है वो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मितव्ययिता का सबसे पहला आपका गुण ये है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में सामान को खरीदा जा सकते जिससे कि आप अपव्यय से बच सकें। नहीं तो अगर आप थोक भाव में खरीदते हैं तो कई बार उससे आपको हानि भी हो सकती है। तो आवश्यकता अनुसार खरीद होनी चाहिए। अगला है कि नगद भुगतान। जैसे बहुत सी गृहिणियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी उधार ले लेती हैं तो उन्हें उधार नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उधार लेने पे जैसे आपकी मान लीजिए कि कुछ वस्तुएं जैसे फ्रिज, टेलीविजन या मकान, उनको अगर आप किस्तों पे लेने लगे तो किस्त लेने पर उसका ब्याज चुकाना पड़ता है, और वही अगर आप नगद भुगतान करके लेते हैं तो उनमें आपको कुछ छूट भी मिल जाती है। तो इसलिए हमेशा नगद भुगतान करके सामान को लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप अपव्यय से बच सकते हैं। आगे दिया है कि सही स्थान से खरीदारी। जैसे मान लीजिए कि आपका खाने वाला सामान हुआ, पहनने वाले वस्त्र हुए, दवाइयाँ हुए, कोई अन्य भी सामान हुआ, वो किसी विश्वसनीय दुकान से अगर आप खरीदते हैं तो वो आपका ठीक कीमत पे आपको देगा और सामान शुद्ध और अच्छा होगा। आगे दिया गुणों की पहचान। तो एक गृहिणी का मेन कर्तव्य ये होता है कि उसे गृहिणी को शुद्ध और ताजी वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए और उसे सस्ते और पौष्टिक गुणों वाले खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे दिया है कि कुछ वस्तुएं थोक में खरीदनी चाहिए। जैसे पहले हम बताएं कि थोक में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिनको थोक भाव में उन्हें खरीद लेना चाहिए। लेकिन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो आपका वर्ष भर आप उसको रख सके और वर्ष भर वो आपका खराब भी ना हो और वर्ष भर उसकी आवश्यकता भी होती है। जैसे आपका हो जाएगा गेहूं और चावल। गेहूं चावल को आप थोक भाव से खरीद सकते हैं और फसल के आने पर ये सामग्री आपको काफी सस्ती मिलती है, जिससे मितव्ययिता की योगदान प्राप्त होती है और आप अपव्यय से बच सकते हैं। जब फसल का समय आता है तो आप इन चीजों को खरीद कर थोक भाव से आप रख सकते हैं।
आगे दिया आपका संरक्षण विधि का ज्ञान। तो एक गृहिणी को संरक्षण का भी ज्ञान होना चाहिए, तब वो घर पर ही रह के अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी आप तैयार कर सकती हैं। और मितव्ययिता के दृष्टिकोण से इन वस्तुओं को घर पर तैयार करना चाहिए तथा उनके उत्तम संरक्षण की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनको रखने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। आगे दिया है कि गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। जैसे घर के आवश्यक जो कार्य हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, गृहिणी को स्वयं करना चाहिए। इससे वो धन को बचा सकती हैं, धन की बचत हो सकती है। आगे दिया है कि बालकों को ट्यूशन रखने के बदले स्वयं पढ़ाना, कि मतलब बालकों को ट्यूशन न करा के गृहिणी चाहे तो उन्हें स्वयं पढ़ा सकती है। तो गृहिणी का ये अति आवश्यक कार्य होता है कि उन्हें बालकों को वो घर पे पढ़ा। उससे उनके दो लाभ होते हैं, एक तो धन बचता है और दूसरा बालकों को स्वयं पढ़ाने की आदत पड़ती है। आगे दिया है कि घर की वस्तुओं को नियम पूर्वक देखभाल और मरम्मत करना। जैसे मितव्ययिता के लिए ये भी आवश्यक है कि समस्त घरेलू वस्तुओं को अच्छी तरह से देखभाल की जाए और इनके उत्तम रखरखाव की व्यवस्था हो। इससे वस्तुएं नष्ट नहीं होती और वो अपव्यय से बच भी सकती हैं। आगे दिया है कि मितव्ययिता के लिए पानी, ईंधन व प्रकाश की सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। और दिया है कि पुरानी तथा व्यर्थ फेंकी जाने वाली चीजों का भी उन्हें उपयोग करना भी एक गृहिणी का एक कला होता है। आगे दिया है कि विलासिता की वस्तुओं पर गृहिणी को अनावश्यक व्यय न हो तो स्वयं करना चाहिए। जैसे विलासिता वाली वस्तुओं पर उन्हें ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए और न ही परिवार के अन्य सदस्यों को ऐसा करने देना चाहिए। आगे दिया है कि आय व्यय का लेखा रखने से क्या लाभ होता है। जैसे आय व्यय का अगर वो लेखा रखती हैं तो उनसे उनको क्या क्या लाभ होता है। तो आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित रूप में गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। मान लीजिए कि किसी महीने के अंत में आपने देखा कि बिजली के प्रयोग में बजट में निर्धारित धनराशि में अधिक धन व्यय हुआ है, तो वर्ष के आगामी महीनों में बिजली के प्रयोग में सावधानी रखने से कमी आ सकती है। जैसे आप उसका ब्यौरा रखती हैं तो आप देखते हैं कि अगर किसी महीने में बिजली पे ज़्यादा खर्च हुआ है तो दूसरे महीने पे उसमें आप कमी ला सकती हैं। इस प्रकार गृह के विभिन्न मदों के खर्चों का हिसाब लिखने से गृह के खर्चों में संतुलन लाया जा सकता है और बजट के विभिन्न मदों के लिए निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं हो पाता है। इस तरह से आपका ये पाठ 1 खत्म हुआ। इसमें आज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बुक से आप करेंगे, जो भी आज तक पढ़ाया गया उसमें से देख के करेंगे। कल आपको 2 क्वेश्चन दिया गया था, आज आपको कुछ और क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे तो आपका आज का क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप किस प्रकार के बजट को उत्तम बजट मानती हैं? एक बार और सुनेंगे। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप किस प्रकार के बजट को उत्तम बजट मानती हैं? अगला प्रश्न है आपका, गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऐसे आपके दीर्घ के 2 प्रश्न हैं, इसको आप देखकर करेंगे। बुक में से आप देखकर इसका उत्तर आप लिखेंगे और कुछ लघु के प्रश्न हैं जो आपको हम लिख कर दे देंगे, उसका आंसर भी आप लिखकर जब स्कूल खुलेगा तो दिखाएंगे। इसके आगे आपका कुछ अति लघु और बहुविकल्पी के क्वेश्चन है, उसका फोटो आपको भेज देना, आप उनमें से उसे याद करेंगे।